हाय गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा बायोलॉजी का जो कि नोट्स है जो कि मैं भावना मैम द्वारा कंप्लीट किया था। और आइए हम जो कि पूरे बायोलॉजी जो है कि पूरा यूट्यूब पे हैंड नोट्स जो अपना है ना सभी को पूरा अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। अच्छे से पूरा एक एक टॉपिक पूरा जितने भी है सबको कंप्लीट कराऊंगा यूट्यूब पे अपने चैनल पे। पूरा हैंड नोट्स रिटेन नोट्स जो मेरा है इसी के द्वारा देखिए जो मैंने लिख कर तैयार किया अपना नोट्स। देखिए अपना नोट्स पूरा मैंने लिख के कंप्लीट किया है। इधर लास्ट में आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे इंड के समय। देखिए आप लोग को लगता है नहीं मजाक कर रहे होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। देखिए लिखा है ना कंप्लीट बायोलॉजी द एंड ऑफ ऑल बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी ख़त्म, मतलब पूरा जितने भी मेरा नोट्स है हम सब पूरा इस पर रिवीजन करेंगे, वो भी एकदम अच्छा से कंसेप्ट के साथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो मेरा पहला वीडियो है और कोई थोड़ा बहुत त्रुटि भी होगी तो कोई टीचर नहीं है, हम एक स्टूडेंट है, एक समझिए कि रिवीजन के तौर पे बस कर रहे हैं। तो अगर कोई गलती भी होगी तो आप लोग उसमें अपना सुधार कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसका पूरा अच्छे से लेंगे। पहले मतलब इसका सिलेबस जानेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस में आता है। उसके बाद फिर पूरा एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे सिलेबस जानते हुए। तो हम इसको जो कि बायोलॉजी को जो कि पूरे कंप्लीट रिवीजन करेंगे। और उसके बाद जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि होने वाला है, चाहे 1-2 महीना में जब भी होगा, इसी के लिए यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए सिलेबस के बारे में जानते हैं। देखिए हमने जो कि भावना मैम से कंप्लीट किया था, तो इसमें देखिए सिलेबस आता है ना, जूलॉजी आता है और जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, जूलॉजी आता है और बोटनी आता है। जूलॉजी बोटनी आता है ना, जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें पहले पढ़ना कौन है और पहले मतलब कौन ज़्यादा आता है कौन कम आता है। तो ज़्यादा कम क्या है, सबसे मतलब आता ही है, बट मतलब देखिए ये जो मेरा जूलॉजी है जंतु विज्ञान है, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। मानव तंत्र में हम पढ़ेंगे क्या, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। पहले हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है तो हम कहिए तो आप लोग को पूरा अच्छे से लिख दें, क्योंकि देखिए पहले हम पढ़ेंगे पहला वाला में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन सिस्टम, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र। इंग्लिश ही लिखेंगे। मानव तंत्र में हम पहला क्या पढ़ेंगे, स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरा वाला देखिए दिखाई दे रहा है आपको, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। फिर तीसरा का क्या है, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। फिर चौथा टॉपिक क्या, अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम होता है। फिर तंत्रिका तंत्र होता है, फिर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर वनस्पति तंत्र पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे जिसे एक्सोमेट्री सिस्टम कहते हैं, फिर प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे। अब फिर देखिए सेकेंड टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में जानेंगे, रक्त के बारे में जानेंगे, आँख के बारे में जानेंगे। उसके बाद एनिमल्स क्लासिफिकेशन, जंतु वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। फिर पोषक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर डिजीज़ पढ़ेंगे, रोग क्या होते हैं, कौन कौन से रोग जीवाणु विषाणु के कारण, हैजा रोग किसके कारण होता है, जो भी बीमारी होता है उसके डिजीज़ पढ़ेंगे। फिर कोशिका पढ़ेंगे। उसके बाद फिर देखिए इधर भी है, ये भी न्यूट्रिशन जो कि क्या है, पोषण पढ़ेंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फिर विटामिन क्या होता है, फिर प्रोटीन क्या होता है, फिर फैट क्या होता है, ये सभी हम लोग पूरे अच्छे से रिवीजन करेंगे एकदम कंप्लीट। उसके बाद फिर क्या दिया मेरा, बोटनी। फिर उसके बाद बोटनी आएगा। बोटनी में क्या, वनस्पति विज्ञान। तो बोटनी में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक पादप वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन। बोटनी में हम पढ़ेंगे, बोटनी में पहला मेरा रहेगा बोटनी में पहला क्या रहेगा मेरा, प्लांट क्लासिफिकेशन, मतलब कि पादप वर्गीकरण। पहला पादप वर्गीकरण पढ़ेंगे बोटनी में। उसके बाद फिर पादप वर्गीकरण के बाद फिर पादप आकार की, जिसे कहते हैं प्लांट मार्फोलॉजी कहते हैं। फिर पादप उत्तक, फिर प्लांट टिश्यू जिसे कहते हैं। इसे देखो प्लांट टिश्यू हो गया ना, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। उसके बाद फिर हार्मोन्स तो सभी बात जानते हैं, हार्मोन्स के बारे में भी पूछता है। फिर पादप रोग क्या होता है, पादप मतलब पौधे में जो रोग होते हैं, पादप रोग क्या कहलाते हैं, फिर उसके बारे में आप पढ़ेंगे।
तो अभी हम टॉपिक के बारे में जान लिए, जो भी 4-5 मिनट लगा इसमें हम लोग टॉपिक के बारे में जान लिए। उसके बाद मैं थोड़ा आप लोग को 10 मिनट तक थोड़ा कुछ, अभी इसके बाद मैं आप लोग को स्केलेटन सिस्टम शुरू करूँगा। उससे पहले आइए कुछ जानते हैं हम भी और आप भी बायोलॉजी के बारे में। देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द क्या बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। देखिए हम थोड़ा मन करेगा तो ये अपना नोट्स का इसको किसका सहारा ले लेकर समझाने के लिए, देखिए लिखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द क्या बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक ठे लिखा है बायोज, एक ठे लिखा है लॉगोस। बायोज का क्या होता है, लिविंग थिंग्स। क्या होता है, लिविंग थिंग्स। उसके बाद गॉज का क्या होता है, स्टडी। टू स्टडी या स्टडी लिखें, मतलब हमें उससे मतलब नहीं। हमें देखो बायोलॉजी शब्द 2 शब्द बना है, तो बायोज एक होता है लॉगज। बायोज का मतलब कि लिविंग, लिविंग मतलब क्या होता है, सजीव। स्टडी, लोगोज मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि क्या, अध्ययन। इसके मतलब क्या होता है, अध्ययन, अध्ययन होता है ना। तो हम कहेंगे सजीवों को अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। सजीवों को अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे है ना, बायोलॉजी शब्द 2 शब्द से बना है, बायोज प्लस लोगोस, टू स्टडी होता है, फिर अध्ययन होता है, फिर सजीव होता है। यहाँ पे देखो सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। उसके बाद देखो 2 शब्द, इसमें देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है जो कि हर बार एग्जाम में पूछता है, कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर पूछता है। इसमें क्या दिया है ना कि बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी टर्म, बायोलॉजी टर्म जो वो किसने दिया था, बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो उसमें दिया था देखो लेमार्क एंड ट्रेविनेस ने। लेमार्क दिए थे, बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, एंड ट्रेविरेनस ने। ये किस में दिए थे, 1802 में। तो इसमें पूछेगा हमारा कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो लेमार्क एंड ट्रेविनस 1802 में। देखो गाइस हम ऐसे नहीं है कि चलो नोट्स ले लिए चलो भाई चलो पढ़ते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं, 2 शब्द से बायोज प्लस लोगोस, टू स्टडी, सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अब बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, लेमार्क ट्रेविस 1802 में दिया था। बायोलॉजी की शाखाएं कितनी होती है, 2 होती है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी विज्ञान। जंतु विज्ञान के पोषक 100 पोषी, परपोषी, विषमपोषी कहलाते हैं। ये सब मेरे में नहीं है, ये सब नहीं है कि बस नोट्स है मेरा और उसके बाद हम इस तरह पूरा पढ़ते चल जा रहे हैं, वीडियो बनाते चल जाए, ना मेरे को समझ में आ रहा है ना आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमें एक एक शब्द जो इस पर साफ नहीं दिखाई देगा, अब जो मेरे को लगा कि नहीं बताना चाहिए, जो प्रश्न पूछता है वो मैं अपने इसके द्वारा आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा और लिख के बताऊंगा, जिससे कि जो चाहे और इसको अच्छे से दिखाऊंगा। जो नोट्स बनाना चाहे वो नोट्स भी बना सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके। तो मेरा यहाँ तक हो गया। देखो बायोलॉजी की यहाँ पे देखो अब पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि खान सर जी देखिए जब पढ़ाते हैं बायोलॉजी वो कुछ चीज़ तो उसी में याद कराते हैं, तो उनका रीज़न क्या रहता है, एक ही चीज़ को 10 बार बोलते हैं। वो बार बार पूछेंगे बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो सभी बच्चे चिल्लाएंगे लेमार्क एंड ट्रेविनस ने। फिर वो पूछेंगे बायोलॉजी शब्द किस सन में आया था, फिर 1802 में बच्चे चिल्लाएंगे। फिर वो बार बार पूछेंगे, बार बार इसी चीज़ को पूछते हैं, जिससे पूरा उसी समय 4-5 बार पूछते पूछते वो याद करवा देते हैं। उसी तरह देखिए बायोलॉजी की शाखाएँ, बायोलॉजी की कितनी शाखाएँ होती है, 2 शाखाएँ होती है। बायोलॉजी की ब्रांचेज कितनी होती है, 2 होती है, 2 शाखाएं होती है, जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। और देखो हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसे लिखा है स्टडी टू एनिमल्स एंड मानव। और उसके बाद वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, देखो बायोलॉजी की शाखाएं, बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं। बायोलॉजी की शाखाएं कितने हैं, 2 हैं। एक क्या है, जूलॉजी, और एक क्या है, बोटनी। एक होता है बोटनी, ठीक है। जूलॉजी में क्या होता है, जंतुओं का अध्ययन होता है, जंतुओं का अध्ययन होता है। अब बोटनी में क्या होता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन होता है, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन होता है, टू स्टडी अध्ययन होता है। तो देखो हम जानते हैं कितने लोग तो ये पूछोगे, कितने लोग हैं जो कि कितने लोग तो बीटीसी वीटीसी बी ए कहते हैं, उनसे पूछेंगे भाई जूलॉजी और बोटनी का हिंदी बताओ,
तो वही मतलब इसी में फंस जाते हैं कितने लोग। तो सीधा हमें कुछ नहीं याद करना, जंतु विज्ञान, जैसे जैसे जूलॉजी, जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बॉटनी जानते हैं पेड़ पौधों का अध्ययन। तो हम जो मानव के बारे में पढ़ते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटन, सस्टम, सर्वाइकल होता है जो कि रीढ़ की हड्डी होती है, जितने भी हम चीज़ मानव के बारे में पढ़ते हैं, आई हुआ दांत के बारे में, सो सब किस में आता है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं। तो फिर हम उसके बाद जंतु विज्ञान, फिर जंतुओं में तो पोषक भी तो होगा, न्यूट्रिशन भी तो होगा हम लोग में और पेड़ पौधों में, जंतुओं में पोषण भी होगा और पेड़ पौधे भी अपना भोजन किसी तरह बनाते होंगे। आइए उसको देखते हैं। देखो जंतुओं में जो पोषक होता है ना, वो क्या होता है, परपोषी होता है। जंतुओं में जो भोजन होता है वो परपोषी होता है। परपोषी मतलब भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना। देखो भाई, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होता है, उसे परपोषी कहते हैं। अब विषम ये परपोषी, देखो अभी यहीं पे आ जाता परपोषी, स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो होते हैं ना, एक होता है क्या, परपोषी, एक होता है स्वयंपोषी, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं कि अदर पे डिपेंड होते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। और ये क्या होता है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो इसे कहते हैं स्वयंपोषी, इसको कहते हैं परपोषी। देखो एक प्रश्न यही बनता है, जैसे अब पूछ देगा विषमपोषी किसे कहते हैं, तो हम जानते हैं परपोषी होता है। तो परपोषी जो होता है ना, कुछ ज़्यादा लग रहा है, हमें तेज़ बोल रहे हैं इसलिए आराम से बोलेंगे। जो परपोषी होता है ना, परपोषी को ही हम विषमपोषी कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। लेकिन हम लोग को याद आता है, हम परपोषी पढ़े हैं, परपोषी का अपोजिट होगा विषमपोषी। तो एक परपोषी हो गया, एक विषमपोषी होगा, लेकिन नहीं, परपोषी को ही हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखो जैसे कि मानव हुआ, तो हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं, हम लोग किसी और पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम लोग किसी और पे क्या, हम लोग अपने मम्मी पापा डिपेंड है, पापा लाएंगे, मम्मी बनाएंगे, तो हम लोग जाएंगे तो खाएंगे। अभी देखो हम एक साधारण एग्जांपल बताते हैं, एकदम आसान तरीका, वो भी स्वयंपोषी परपोषी के लिए एकदम अच्छा है। देखो इसका एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या है, हर बार हम लोग घर पे डिपेंड रहते हैं, अपने पापा पे डिपेंड रहते हैं। तो पापा से क्या करते हैं, हर महीने हम लोग पैसा मांगते हैं, 2000 मांगे, 5000 मांगे, पापा 8000 10,000 जितने भी भेज दें। तो हम लोग घर से हमेशा हम लोग क्या रहते हैं, घर पे डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग क्या हुए, हम लोग परपोषी हुए। हम लोग परपोषी हुए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि यहीं पे किसी पे डिपेंड नहीं होते, वो लोग यहीं पे काम करते हैं, अपना कमाते हैं, फिर अपने से ही पढ़ाई करते हैं, वो किसी और पे नहीं होते। तो वो किसी पे डिपेंड नहीं होते, तो उसको हम रखेंगे किस में, स्वयंपोषी में। तो इस तरह भी हो गया, लेकिन इसका एग्जाम्पल तो इस तरह समझने के लिए बता दिए। पर देखो इसका सीधे जानते हैं कि भोजन के लिए दूसरों पर जो डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। और उसके बाद परपोषी को ही विषमपोषी कहते हैं। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है यहाँ पे, जो परपोषी को ही विषमपोषी कहते हैं। फिर पादपों में जो पौधे देखो, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो पौधे किस में आते हैं, स्वयंपोषी में आते हैं। तो हम परपोषी स्वयंपोषी इतने अच्छे से समझा दिए कि आप लोग को गलती नहीं होगी। आप देखिए आते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। देखिए अब हम पढ़ेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। देखो हम बोले हैं, लेकिन क्या था, फादर ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी हो गया। उसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी हो गया ना, फादर ऑफ जूलॉजी। देखो जूलॉजी हो गया। तो देखो फादर ऑफ बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। और जो बायोलॉजी के पिता हैं अरस्तु हैं, वही जूलॉजी जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है, अरस्तु हैं। आप बॉटनी के क्या है, बॉटनी के पिता थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस ये है, मतलब कि थियोफ्रेस्टस। तो हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी याद हो गया, अरस्तु होते हैं
फादर ऑफ जूलॉजी भी क्या होता है, अरस्तु होते हैं। फादर ऑफ बोटनी का होता है, थियोफ्रेस्टस होते हैं। तो हमें यहाँ तक ये मतलब यहाँ तक भी समझ में आ गया। मुझे ये पेज पूरा अच्छे से समझ में आ गया। जो भी कोई दिक्कत होगा देख लीजिएगा कहीं से, पूरा एकदम अच्छे से ये पेज पूरा हम लोग को अच्छे से या हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप याद रखिएगा कि क्या है, सोमपोशी को ही क्या कहते हैं, विषमपोशी कहते हैं। यहाँ पे सोमपोशी को ही क्या कहते हैं, विषमपोशी कहते हैं। अब देखिए यही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा और समझाने के लिए बाकी, थोड़ा सा और टॉपिक है, ज़्यादा नहीं। आधुनिक, देखो फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है, लेकिन वही पूछेगा कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, आधुनिक जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो वो कौन है, चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन ने जो कि एक सिद्धांत दिया था जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उद्विकास का सिद्धांत। तो हमें क्या हुआ, हमें फादर ऑफ बायोलॉजी भी याद हो गया जिसे अरस्तु बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी भी याद हो गया जिसे चार्ल्स डार्विन कहते हैं। चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उद्विकास का सिद्धांत। उन्हीं की एक बुक है, चार्ल्स डार्विन की एक बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द वर्जिज ऑफ स्पीसीज। देखो ये विकास जो दिए थे ना, ये एक कोई गोला गोपस द्वीप समूह है, यात्रा के दौरान देखे थे, तो वहीं पे उसको दिए थे ये थ्योरी जो दिए थे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिए थे। अब उसके बाद देखो, और जो पक्षियों को जो देखे थे ना, वो डार्विन फ्रेंच नाम का पक्षी था। उसके बाद देखो फादर ऑफ बोटनी, तो हम फादर ऑफ बोटनी किसको जानते थे, थियोफ्रेस्टस को। देखो थियोफ्रेस्टस याद है, यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है ना थियोफ्रेस्टस। अब इसके बाद हम जानेंगे फादर ऑफ बोटनी, तो यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, तो कार्ल लिनियस। तो यहाँ पे हो जाएंगे कार्ल लिनियस हो गए। उसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक, ये तो सब लोग जानते हैं, सब लोग नहीं जानते लेकिन कुछ लोग जो पढ़ाई करते वही जानते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवंशिकता के जनक कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं, जो कि मटर पे अपना आविष्कार किए थे। अब इसके बारे में बाद में समझाएंगे आप लोग को। एक कुछ और है हड्डियों के बारे में। आइए देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, या तो चैप्टर बोलिए या तो टॉपिक बोलिए, तो कुछ भी बोलिए, लेकिन समझिए कि यहाँ से हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वही स्केलेटन सिस्टम, जो आता है किसके अंदर, जूलॉजी के अंदर। जूलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। देखो यहाँ पे हम अच्छे से समझेंगे, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र सभी लोग देखे होंगे, लेकिन मोटा बना देते हैं। ऐसे मान लो होता है ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे मान लो कंकाल हो गया, ऐसे 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 इसका, फिर यहाँ पर रहता है ऐसे, मतलब एक कंकाल इतने कंकाल बना रहता है। कंकाल दिखाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो पूरा उसका फोटो दिखाएंगे, पूरा अच्छे से कौन क्या होता है सब कुछ बताएंगे। इसमें कितना हड्डियाँ होती है, हाथ में कितना हड्डियाँ होती है, ये जो होता है स्टर्नम होता है, ये पसलियाँ होती है, ये सब बताएंगे कौन क्या होता है अच्छे से। अब देखिए कंकाल तंत्र, हड्डियों तथा जोड़ों से संबंधित अध्ययन, हड्डियों तथा जोड़ों से संबंधित अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं। बोन जितने भी हमारी हड्डियाँ जहाँ जुड़ी है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। कंकाल तंत्र क्या होते हैं, दो होते हैं। टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र क्या होते हैं, दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है अंतः कंकाल तंत्र, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। एक है इंडो स्केलेटन सिस्टम, एक है एक्सो स्केलेटन सिस्टम। देखो इसे तो हमें लिख के समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि नहीं हम लिख के समझाएं, चलो ठीक है, लेकिन इतना जान जाओ जिसे स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम ना, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, ये कितने होते हैं, दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक मेरा क्या होता है, अंतः कंकाल तंत्र। क्या होता है, अंतः कंकाल तंत्र,
देखिए जो भी अगर नोट्स पूरा किया होगा भावना मैम का, जो भी बायोलॉजी का नोट्स पूरा हो, चाहे ग्रुप डी का होगा चाहे एनटीपीसी का, जो भी उनका पढ़ा होगा ना, उसको ये अच्छा से कंप्लीट आएगा। वो देखेगा तो बोलेगा कि भाई अच्छा किए तुम, जो कि पूरे अच्छा से पढ़ा दिए, हमारा नोट्स फेंक दिए थे, हम नोट्स नहीं पता नहीं कहाँ था, लेकिन हमको सब चीज़ याद था लेकिन भूल गए थे। उसको देखना बहुत अच्छे से एक काम करेगा। और ये जो नहीं भी किया है ना, वो चाहे तो मेरे इस नोट्स के द्वारा अच्छे से कंप्लीट भी कर सकता है, समझ भी सकता है। अंतः कंकाल तंत्र और एक होता है वा कंकाल तंत्र, इसे बाहरी कंकाल तंत्र बोलते हैं, वा कंकाल तंत्र। अब इसको देखो हम क्या करते हैं, इंडो स्केलेटन सिस्टम, इंडो स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम, इसको बोलते हैं इग्जो स्केलेटन सिस्टम की स्पेलिंग यही है। तो ये दोनों आ गए। देखो हम जानते हैं बा कंकाल तंत्र के अंदर जो आता है ना, एग्जाम्पल में देखें, जो कंकाल तंत्र से जो बाहर होता है, जैसे कि नाखून, खुर, बाल, तो ये सब हो गया ना। तो जैसे कि नाखून हो गया, नाखून क्या है, बहरी है, बहरी ना है, बहरी भाग है ना। देखो ये नाखून है, नाखून क्या है, बा कंकाल तंत्र के आएंगे। हम लोग की त्वचा है, जो त्वचा है वो भी क्या आएगी, बा कंकाल तंत्र के अंदर आएगी। और जो हम लोग का बाल है, बाल भी क्या आएगा, बा कंकाल तंत्र के अंदर आएगा। जो खुर है, वो भी भैंस के खुर होते हैं, गाय के होते हैं, तो सब बाह्य तंत्र। जो पंख है, पंख देखो पक्षियों के आते हैं, वो बाहरी कंकाल तंत्र होते हैं, बा कंकाल तंत्र होते हैं। तो ये भी हो गया। उसके बाद फिर इंडो क्या होते हैं, शरीर के आंतरिक भाग। शरीर के आंतरिक भाग देखो दो होती हैं, एक होता है हड्डियाँ। हड्डियाँ हमारे देखो बाहरी तो होती नहीं है, बोन्स जिसको हम बोलते हैं। हड्डियाँ क्या बाहरी होती हैं, हड्डियाँ बाहरी होती है, नहीं, बाहरी क्या होती है, ये होती है अंत, इंडो स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती है, अंत कला का। एक होता है कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, जिसको उपास्थि कहते हैं। उपास्थि क्या होता है ना, कान की हड्डी को बोलते हैं, कान की हड्डी को बोलते हैं। देखो कान की हड्डी को बोलते हैं उपास्थि कार्टिलेज। ये दो होता है अंतः कंकाल तंत्र के अंदर में, फिर बाहरी कंकाल तंत्र के अंदर में। आप ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा, आप लोग तो याद है तो आप तुरंत मार देंगे कि ना, एक जो होता है इंडो होता है, इंडो मतलब अंतः होता है, एक जो मतलब क्या होता है, बा होता है, बस यही होता है। फिर देखिए अंतः कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। और उसके बाद हम अंतः कंकाल तंत्र में कौन होता है, बोन्स होता है, हड्डियाँ होती हैं। हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स हड्डियाँ, हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखो, पहले चीज़ जब जिसके बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में तुरंत जानते हैं। तो उसके बाद जब तुरंत जानते हैं, हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे तो स्टडी ऑफ बोन्स जानेंगे ना। स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। अब देखो भाई ये बहुत मस्त शब्द है, ये जो है ना, यहाँ पे जितने भी बहुत से हड्डियों के बारे में आएगा ना, लेकिन इस शब्द का नाम 3-4 बार होगा। देखो स्टडी ऑफ बोन्स, और ये प्रश्न भी पूछता है कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन्स। हमें तो हम सोच रहे हैं अच्छे से याद भी हो जाए यार, बोलते बोलते याद भी हो जाए, मतलब लगे कि नहीं हमें याद हो गया। अभी नहीं कि बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं इसको, ओस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। याद हो गया ना, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। अभी हम 1-2 पेज इधर पढ़ाएंगे तो पूछ भी सकते हैं कि स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है। आप देखो क्या होता है हड्डियों के अंदर, क्या होता है, देखो हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाई जाती है, क्या नाम है उसका, ओसिन। हड्डियों के अंदर पाए जाने प्रोटीन का क्या नाम है, ओसिन। देखो 2 टॉपिक यहाँ से याद हो, हड्डियों के अंदर जो बोन्स होती है, अक्सर हम बोन्स लिखते हैं, हड्डियाँ लिखने, चलो हड्डियाँ भी लिख देते हैं। हड्डियाँ के अंदर जो क्या प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियाँ के अंदर प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का क्या नाम है, ओसिन। ओसिन नाम है, ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं ओसिन। तो हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओसिन कहते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इतना टॉपिक मेरे को समझ में आ गया। फिर देखो, हाँ ये भी देखो पूछता कि हड्डियाँ बनी किसकी होती है, हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट की। तो यहाँ पे देखो हड्डियाँ बनी क्या होती है, हड्डियाँ बनी होती है किसकी, हड्डियाँ बनी होती है देखो बोन्स, बोन्स निर्माण, बोन्स का निर्माण किससे किससे होता है, बोन्स का निर्माण होता है बोन्स का निर्माण होता है कैल्शियम फास्फेट और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से।
कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम फास्फेट से होता है ना। देखो ये जो कैल्शियम फास्फेट है इसका फार्मूला होता है CA3PO4 का ट्वाइस होता है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना CaCO3 होता है। ये तो सबको याद है, ये मेरे को भी नहीं याद था लेकिन अब याद हो गया। CA3PO4 का ट्वाइस होता है। अभी एक दो बार पढ़े हैं। कैल्शियम फास्फेट वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है हड्डियों, बस कुछ नहीं पूछेगा, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखना तुम लोग कि स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद बोन्स में जो हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। फिर हड्डियाँ किससे बनी होती है, वो हड्डियाँ किससे बनी होती है, तो कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम फास्फेट का होता है CA3PO4 का ट्वाइस। आप देखो कुल वजन का कितने परसेंट हड्डियों का वजन होता है, सही बात है, कुल वजन का कितने परसेंट हड्डियों का वजन होता है। तो कुल वजन का जितना भी मेरा वजन है, जैसे कि मेरा वजन इस टाइम 60 kg है, तो 60 kg का हम अगर 14% निकालेंगे तो जो वजन होगा मेरा हड्डियों का वजन, तो कुल वजन का कितने परसेंट हड्डियों का वजन होता है, 14% होता है। ये भी देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 14% होता है। कुल वजन का कितने पर 14% होता है। देखो अब उसके बाद देखो हड्डियों का कार्य, वर्क ऑफ बोन्स, देखो वर्क ऑफ बोन्स, वर्क्स ऑफ बोन्स, हड्डियों के क्या होता है। देखो हड्डियाँ, देखो हड्डियाँ पहले तो मजबूती देती है हम लोग को ना, मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद फिर हड्डियाँ में क्या होता है, रुधिर निर्माण होता है। फिर हड्डियाँ में मजबूती देती हैं, फिर रुधिर निर्माण का कार्य करती हैं। उसके बाद देखो बोन मैरो जो होता है ना, बोन मैरो, देखो बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता ना है। बोन मैरो में क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मंजा, अस्थि मंजा। यहाँ पे क्या होता है, खून का निर्माण होता है, खून बनता है, खून बनता है यहाँ पे, खून बनता है। देखो यहाँ देखो, इधर देखो बोन मैरो अस्थि मंजा है ना, इसमें खून बनता है। बोन मैरो में क्या होता है, हमारा खून। तो ये भी पूछेगा कि हमारा जो खून है वो किस में बनता है, हमारा जो खून है वो किस में बनता है, तो वो बोन मैरो जो अस्थि मंजा में बनता है। फिर हड्डियों की संख्या, देखो हड्डियों की संख्या यहाँ पे याद रखना, नवजात शिशु, वह शिशु जो 1 से 2 दिन का बच्चा है, 1 से 2 दिन का जो बच्चा है ना उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। वो बच्चा जो 1 से 2 दिन 4-5 दिन हो उसमें कितना होती है, 300 हड्डियाँ होती है। और जो चिल्ड्रेन होती हैं जो कि 12 से 14 वर्ष, 10 से 12 वर्ष होते हैं, उसमें 270 से 280 हड्डियाँ होती हैं। और जो वयस्क एडल्ट होते हैं उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। जैसे कि हम लोग 23-24 साल के हो चुके हैं तो हम लोग क्या है, एडल्ट हैं। तो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। और उसके बाद 1 से 2 दिन का बच्चा, 1 से 2 दिन के बच्चों को में 300 हड्डियाँ होती है। जो चिल्ड्रेन होते हैं उसमें 270 से 280 हड्डियाँ होती है। और जो वयस्क होते हैं उसमें 106 हड्डियाँ होती है। उसके बाद फिर हड्डियों का घनत्व होता है +1 से -1 होता है। उसके बाद अगर देखो -25 हो जाए ना तो अस्थि छिड़ता होने लगता है, मतलब हड्डियाँ टूटने लगती है इधर उधर, वही होता है, -25 से आ जाता है। लेकिन इसका होता है +1 से -1 तक होता है। फादर ऑफ ओस्टियोलॉजी, आप देखो यहाँ पे था स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्या बोन, सही तो है, मोबाइल थोड़ा लो क्वालिटी का यार इसलिए कैमरा साफ नहीं आ रहा है। स्टडी ऑफ बोन्स क्या हुआ, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। तो भाई ओस्टियोलॉजी का तो कोई खोज किया होगा, ओस्टियोलॉजी का तो भी कोई पिता होगा। तो ओस्टियोलॉजी के पिता है एंड्रस। देखो फादर ऑफ ओस्टियोलॉजी एंड्रस। तो हमें देखिए ये भी मेरा पेज जो है कि कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम आइए प्रश्न पूछते हैं और आप लोग बताइएगा। मैं प्रश्न पूछूंगा और आप लोग के दिमाग में पूरा होना चाहिए। देखो पहले तो ये था कंकाल तंत्र किसे कहते हैं, सब लोग जानते हैं हड्डियों तथा जोड़ों से संबंधित अध्ययन को कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल का कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतः कंकाल के होते थे, बाह्य कंकाल के होते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र के अंदर देखो सभी लोग आते हैं, नाखून हुआ, हमारा स्किन हुआ, जो खुर हुआ, उसके बाद खुर हुआ, नाखून हुआ, स्किन हुआ, बाल हुआ, ये सब क्या हुआ, बाहरी कंकाल तंत्र हुआ। और देखो अंतः कंकाल तंत्र के अंदर कितने आते हैं, 2 आते हैं, एक हड्डियाँ आती है बोन्स, एक होता है कार्टिलेज होता है। तो
दो हो गया। उसके बाद फिर अंतःकंकाल तंत्र के अंदर हम पढ़ेंगे बोन्स, हड्डियों के बारे में, स्टडी ऑफ हड्डियाँ। हम बताएं आप लोग को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हड्डियाँ किससे बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट से एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। अब कुल वजन का कितने % हड्डियाँ होती है, 14% होती है। उसके बाद फिर हड्डियाँ का कार्य क्या होता है, हड्डियाँ में मजबूती प्रदान करती है, फिर रुधिर निर्माण का कार्य करती हैं हड्डियाँ। ये फिर हो गया। उसके बाद फिर देखो एक अस्थि मंजा होता है जिसमें खून का निर्माण होता है। को ये पेपर में पूछ देगा वह कौन सा स्थान है, भाव कुछ भी हो वो, मतलब वही स्थान नहीं तो कुछ देखा बॉडी में वो कौन सा चीज़ है जहाँ पे अस्थि मंजा, मतलब कि जहाँ पे खून का निर्माण होता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोन मैरो, अस्थि मंजा में हड्डियों। अब देखो हड्डियों की संख्या होती है नवजात शिशु में कितने होती है, नवजात शिशु जो कि 2-4 दिन के 5-6 दिन के, उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। चिल्ड्रेन बच्चे हैं, बच्चों में कितने होती है, 270 से 280 हड्डियाँ होती हैं जो कि 10 से 12 साल के होते हैं। वयस्क एडल्ट में कितने होती हैं, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। हड्डियों का घनत्व तो पूछ देगा कभी कभी, तो +1 से -1 होता है। फादर ऑफ ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बोन को, ओस्टियोलॉजी। अब फादर ऑफ ओस्टियोलॉजी एंड्रस। बस ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पसलियों तक पढ़ेंगे क्योंकि हमें 2 वीडियो में 1 चैप्टर ख़त्म करना है, वो भी एकदम अच्छे से। ये नहीं पूरा चैप्टर उठा लिए स्केलेटन सिस्टम पूरा भाई तोड़ रहे हैं 2-3 घंटा से, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। 1 घंटा अच्छे से पढ़ें लेकिन पूरा समझ के पढ़ें। आप देखिए अंतःकंकाल तंत्र, ये पेज हो गया ना, हाँ ठीक है। फिर अंतःकंडा या अंतःकंकाल तंत्र, इंडोस्केलेटन सिस्टम कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ। आप देखो अंतःकंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ होती है, लेकिन 206 हड्डियाँ तो किस प्रकार होती हैं, ठीक है ना। तो अंतःकंकाल तंत्र कितने होता है, अंतःकंकाल तंत्र होता है जो कि 2 प्रकार का होता है, एक से अक्षीय हड्डियाँ, एक होता है उपांगीय हड्डियाँ, एक्सियल बोन, अपेंडिकुलर बोन। देखो अक्षीय, आइए आप लोग एकदम अच्छे से पूरा नए न्यू पेज पे समझाते हैं, इस तरह समझ नहीं आएगा आप देखेंगे तो। यहाँ पे देखो इंडोस्केलेटन सिस्टम, इंग्लिश से लिखेंगे आप लोग, वहाँ पे हिंदी है ना, इंडोस्केलेटन सिस्टम, ठीक है। अंतःकंकाल तंत्र, इसमें कितने 206 हड्डियाँ होती है। ये बटी कैसी होती है, 206 हड्डियाँ जो होती है बटी कैसी होती है, देखो इसकी 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार में बटी होती है। एक इसको बोलते हैं एक्सियल बोन, एक्सियल बोन, और इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर बोन, अपेंडिकुलर बोन, ठीक है। गाइज मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मेरा है जो साइंस का अपलोड कर रहे हैं, पढ़ा करो भी, तो इसमें थोड़ा बहुत तो गलती होगी या थोड़ा बहुत पढ़ाने का तरीका भी गलत होगा, मतलब तो अभी धीरे धीरे सही होगा ना, समझिए कि हम रिवीजन कर रहे हैं, कोई पढ़ा थोड़ा, कोई टीचर थोड़ा नहीं है। तो देखिए एक्सियल बर्न होती है, अपेंडिकुलर बर्न होती है, इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय हड्डी, इसको कहते हैं उपांगी, उपांगी, उपांगी हड्डियाँ, ठीक है। अक्षीय हड्डियाँ, उपांगी हड्डियाँ, ये क्या होती है, अक्षीय में आ रहा है कि नहीं, अक्षीय, अक्षीय में आ रहा है कि नहीं, अक्षीय आ रहा है कि नहीं, अक्षीय में अक्षीय, तो अक्षीय में अक्षीय, तो अक्षीय एक्सियल बोन कितनी होती है, 80 होती है, इस तरह याद हो गया। आज जो बची कितनी बची, 126, तो 126 हड्डी मेरा क्या हो गया, इसमें हो गई, तो हो गया उपांगी हड्डियाँ। तो हमारा अक्षीय बोन, अक्षीय हड्डी कितनी होती है, पूछ देगा अक्षीय हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो अक्षीय में 80 आ रहा है ना, हम इसी तरह याद किए भाई, अक्षीय हड्डी, अक्षीय, अक्षीय मतलब 80 हड्डी हो गई। अपेंडिकुलर उपांगी हड्डियाँ कितनी होती है, 126 होती है। अब आइए इसको हम बांटते हैं एकदम अच्छे से, देखिए पहला हम पढ़ेंगे 80 हड्डियाँ किस में होती हैं, उसके बाद 126 होती हैं। देखो भाई लग रहा है कि ये 80 हड्डी है, तो इसको तो बांट देंगे, तुरंत बांट देंगे एकदम, किसी तरह भी जिसमें भी होगा उसमें बांट देंगे। लेकिन 126 हड्डी है तो इसको तो बांटने में टाइम लगेगा, पता नहीं कहाँ को। लेकिन भाई बता देना ये थोड़ा टफ है, ये एकदम आसान है, ये एकदम 3-4 मिनट में समझ जाओगे 126 हड्डी कहाँ कहाँ होती है, 2 मिनट में। इसमें थोड़ा बांटने में दिक्कत नहीं है, भी आसान ही है, बट देखो आते हैं बताते हैं हम।
फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, एक्सियल बोन। अब देखो एक्सियल बोन हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, जिसको अछिया अंडी बोलते हैं। एक्सियल बोन की संख्या कितनी, 80 होती है। देखो इसमें पहला क्या होता है, इसमें पहला जो होता है ना स्कल। स्कल तो सभी लोग जानते हैं, जिसे बोलते हैं कपाल। स्कल कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 29 होती हैं, ठीक है। और रिब्स, रिब्स जिसको बोलते हैं पसलियाँ, पसलियाँ सभी बताएंगे पसलियाँ कहाँ होती है, कहाँ होती है, कौन सा सत्य होती है, कौन सा असत्य होता है, सब बताएंगे। देखो ये 25 बोन्स होती हैं पसलिया में, 25 होती है, 24 होती है, 12 25 कैसे होगी, आइए वो भी बताते हैं 25 कैसे होती है, ठीक है। बस टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस नोट्स देखते रहिए। वर्टेब्री, वर्टे वर्टेब्री वर्टेब्री होती है रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है हमारी 26। आवाज़ तो सुन रहे हैं ना, आवाज़ अच्छे से जा रही है, ठीक है। तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो लेकिन लिख देते हैं हम। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितनी हड्डियाँ आएंगी, कुल मिला के 80 हड्डियाँ आ जाएंगी। देखो 9 6 15 5 20 80 हड्डियाँ आ गई, तो हमारा 80 हड्डियाँ। तो देखो हम हमारा स्कल जो कपाल है ना, स्कल जो कपाल है ना, इसमें कितनी आती हैं, 29 हड्डियाँ होती हैं। जो रिब्स पसलियाँ उसमें 25 हड्डियाँ होती है। जो वर्टेब्री होती है रीढ़ की हड्डियाँ उसमें 26 हड्डियाँ होती है। आइए देखते हैं कौन हड्डियाँ कैसी होती हैं। 29 हड्डियाँ जो होती है ना कपाल में, वो कहाँ कहाँ होती है। देखो कपाल, कपाल के अंदर कितनी होती है, 29 हड्डियाँ होती है। तो 29 हड्डियाँ 29 होती है। देखो फ्लैट बोन होते हैं जिसे चपटी हड्डियाँ कहते हैं। फेशियल बोन होते हैं जिसे चेहरे की हड्डियाँ कहते हैं। उसके बाद फिर ईयर बोन्स होते हैं जिसे कान की हड्डियाँ कहते हैं। उसके बाद एक होता है हवाइड बोन्स जिसे जीभ की हड्डियाँ कहते हैं। जीभ की हड्डियाँ जो देखेंगे ना यहाँ पे जो ये गर्दन के नीचे है, नहीं है लोग होता था तुम्हारा ये निकला हुआ है, वो कहता है उसका अंदर है, जो मोटा रहता है उसका अंदर रहता है। तो यही को हवाइड बोन्स बोलते हैं। जीभ के अंदर से इसमें जुड़ी रहती है, यहाँ गर्दन के नीचे वाला भाग जो होता है ये वाला। तो इसको छोड़ो, बाद में बताएंगे। देखो पहले हमें याद रखना है पूरे अच्छे से। फ्लैट बोन जो कि चपटी हड्डियाँ होती हैं। तो पहले फ्लैट बोन जो कि चपटी हड्डियाँ होती है, देखो ये है ना मेरा, ये स्कल है, ये पूरा क्या है, स्कल है। देखो हम अपने हैंड से बनाए, ये स्कल है। स्कल क्या है, एक कपाल है। कपाल में कितनी हड्डियाँ लिख भी दी हैं कि कपाल में कितने हैं, 8 हड्डियाँ हैं। ये देखो मेरा फेस है, फेस है ना, फेस पे कितने लिखे हैं, 14 हड्डियाँ लिख दी हैं। ये देखो मेरा ईयर है, 3 इधर है 3 इधर, 6 हड्डियाँ ये भी लिख दिए हैं। एक मेरा एक होता है हवाइड हड्डी, जिसे हवाइड बोन्स कहते हैं, वो एक होता है जो कि बताएं आप लोग को। तो ये हम पूरे फिगर बना के लिख दें, इससे मेरे को समझ में आ जाएगा और आप लोग को समझाने में भी आराम रहेगा। देखिए इस तरह पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह, देखिए कपाल में 8 हड्डियाँ होती है, फेस पे 14 हड्डियाँ होती हैं, कान में 3 इधर होती है 3 इधर होती है, 6 हड्डियाँ हो गई, एक हवाइड बोन्स होती है, एक हो गई। अब आइए समझते हैं। तो हमें यहाँ से मिल गया 29 हड्डियाँ, चपटी हड्डियाँ 8 हो गई। उसके बाद फिर फेशियल बोन्स चेहरे की हड्डियाँ कितनी हो गई, 14 हो गई। उसके बाद देखो चेहरे की हड्डियाँ 14 हो गई, लेकिन 2 हड्डियाँ बहुत मजबूत, बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो बोलते हैं मैग्जिला, एक तो मैंडिबल बोलते हैं। और स्ट्रांगेस्ट, सबसे बॉडी की सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है, बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है ना, मैंडिबल हड्डी बोलती है। अभी पेपर में पूछ देगा कि भाई बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी कौन है, तो मैंडिबल हड्डी बोलते हैं। उसके बाद ये सब बताते हैं अभी। उसके बाद देखो फिर कान की हड्डियाँ होती हैं। कान की हड्डी कितनी होती है, 6 होती है। फिर हवाई हड्डी जिसे जीभ की हड्डी बोलते हैं, वो 1 होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब हमें ये याद करना, मतलब ये तो हमारा है कि कपाल में कितना 8 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन फेशियल बोन में हमें ज़्यादा नहीं है कि देखो ये नसल जिसे नासा बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर ये जो नाक के ऊपर वाला ये वाला हिस्सा नहीं होता है, इसे लाइक्रीमल बोलते हैं। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे जाइगोमेटिक बोलते हैं, जो कि जिसको गाल की हड्डियाँ बोलते हैं, यहाँ पे होती है, गाल पे होती है, यहाँ पे गाल की हड्डियाँ बोलते हैं, इसे जाइगोमेटिक बोलते हैं। तो प्रश्न में ये भी पूछ देगा कि गाल की हड्डियाँ किसे कहते हैं, तो जायोमेटिक गाल की हड्डियाँ किसे कहते हैं, जायोमेटिक को कहते हैं। उसके बाद देखो अब देखो यहाँ पे एक नाक के ऊपर वाली जो हड्डियाँ होती है, जो हम लोग की नाक है उसके ऊपर जो हड्डियाँ जो इस तरह अभी
खटखट कर रही है थू करने पर, तो उसको बोलते हैं ओमर हड्डी, जो नाक की हड्डी होती है। तो हमें एक थे याद करना है, मैग्जिला हड्डी, एक थे मैंडिबल हड्डी, एक थे ओमर हड्डी। बस यही 3 हड्डियों के बारे में फेस पे याद करना है। तो देखिए मैग्जिला हड्डी, मैग्जिला हड्डी जो होती ना है उसको हम बोलते हैं, अचल छोड़िए, अचल चल बताते हैं अभी। लेकिन देखिए ऊपरी जबड़े की हड्डी, ऊपरी जबड़े की जो हड्डी होती ना है, ऊपरी जबड़े की हड्डी, हम लोग में 2 जबड़ा होता है, एक निचली जबड़ा होता है, एक ऊपरी जबड़ा होता है। ऊपरी जबड़े की जो हड्डी होती है ना उसको हम बोलते हैं मैग्जिला। मैग्जिला जो अचल हड्डियाँ है, अचल कैसे ये भी बताते हैं। उसके बाद देखो फिर निचली हड्डी, निचले जबड़े की हड्डी को मैंडिबल बोलते हैं। निचले जबड़े की जो हड्डी होती है उसे मैंडिबल बोलते हैं। अब देखो अचल का क्या खेल है भाई, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है ना, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसको अचल हड्डी बोलते हैं। अगर तुम नीचे वाला जबड़ा देखो, नीचे वाला जबड़ा लेके जो देखो आई, ऊपर का जबड़ा है, नीचे का ठुड्डी हो गया मान लो, तो अब नीचे वाला जबड़ा को क्या करते हैं, कितने लोग ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, ऐसे ऐसे मुँह करके। कितने लोग क्लास देखे होंगे भानों में, तो भानों में नीचे का जबड़ा हिलाती हैं। तो नीचे का जबड़ा हिलता है ना, तो इसको वो क्या बोलते हैं, निचले जबड़े की हड्डी को क्या बोलते हैं, मूवेबल बोलते हैं। मतलब कि मूव करने वाली, मतलब कि चल हड्डी बोलते हैं। ऊपर वाला जबड़ा भाई, ऊपर वाला जबड़ा तो देखो स्थिर रहता है, उसको कोई हिला पाएगा, हाथ से भी नहीं हिला पाएगा। तो ऊपर वाला जबड़ा को क्या बोलते हैं, अचल। बस यही है अचल। तो मैं आप पूछ देगा है कि अचल हड्डी किसको कहते हैं, तो मैग्जिला को कहते हैं। तो चल हड्डी किसको, मैंडिबल को बोलते हैं। बस ये दोनों याद होना चाहिए। उसके बाद फिर नाक के ऊपर की हड्डी होती है उसे ओमर बोलते हैं। नाक की हड्डी 2 होती है, एक इधर एक इधर। बस देखो यहाँ पे लिखे हैं थोड़ा सा, मैंडिबल जो हड्डी है, जो लोअर जा, जो नीचे वाला जो जा होता है ना, उसके बाद वही चल मूव करता है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल हड्डी, मैंडिबल। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन थी, मैंडिबल हड्डी होती है। बस इसके बाद हम पढ़ेंगे पसलियों के बारे में। उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे 106 हड्डी जो कि उपांगी होती है। पहले पसलियों के बारे में जानते हैं, नहीं पहले कान है उसके बाद पसलियाँ। अभी लग रहा है कि 10-20 मिनट का क्लास और है। तो देखिए कान की हड्डी में कितनी होती है, 6 हड्डी होती है। 6 हड्डी, हाँ भाई 6 हड्डी होती है। 3 एक कान में होती है, 3 एक कान में होती है। और देखो कौन कौन सी होती हैं, 3 एक कान में होती है, 3 एक कान में होती है। देखो जो हम लोग के कान होते हैं ना, कान के अंदर जो इस तरह बना रहता है इसको माइलियस कहते हैं। उसके बगल में इनकस होती है, फिर स्टेपीज होता है। तो हमें फिगर से याद हो रहा है चाहे ना हो रहा है, फिर देखो यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहीं पे छोड़ समझा देते हैं अच्छे से। देखो ईयर बोन, कान की हड्डियाँ कितनी होती है, 6 होती है। कान की हड्डियाँ 6 होती है, जो कि एक होती है माइलियस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इनकस। तीसरा क्या होता है, स्टेपीज, ठीक है। माइलियस होता है, इनकस होता है, स्टेपीज। देखो इधर भी माइलियस, इधर भी माइलियस, इधर भी इनकस, इधर भी इनकस, इधर भी स्टेपीज, इधर भी स्टेपीज। स्टेपीज के बारे में आप लोग जानते होंगे, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपीज है। इसको क्या कहते हैं, शरीर। इसको देखो शरीर की सबसे छोटी हड्डी, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपीज है, ठीक है। आप देखो ये तो हो गया, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपीज है। अब भाई ये क्या है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये सब क्या है। और जो ये बगल में लिखा है ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, इन्हीं का क्या है, अदर नाम है। जैसे कि हम पूछते हैं मेलियस का दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हाइमर। देखो एनविल का बहुत आसान है, ये सब याद हो जाता है। अगर एक बार 2 बार देखोगे, एनविल, इनकस, एनविल, इनकस का दूसरा नाम क्या है, एनविल। देखो स्टेपिस का भी याद होता है, स्टरप। तो देखो हैमर किसको बोलते हैं, हथौड़ा को कहते हैं। तो कभी कभी हिंदी में पूछता है कि हथौड़े वाली हड्डी, कान में जो हथौड़े वाली हड्डी होती है वो
कि किसको कहते हैं, हथौड़े वाली हड्डी कान में किसको कहते हैं, तो हैमर को बोलते हैं। हैमर से हथौड़ा तो इस तरह भी याद हो जाएगा। फिर पूछेगा हैमर का अदर नेम क्या है, मेलियस है। फिर पूछेगा कि इनकस, जो दूसरी हड्डी होती है इनकस होती है, इनकस का दूसरा नाम क्या है, एनविल है। फिर पूछेगा स्टेपीज, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसका दूसरा नाम क्या है, स्टरप है। तो भाई ये तो मेरा 6 है कान की हड्डी, ये भी पूरा अच्छा समझ में आ गया। देखो मेलियस, मेलियस को क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। हैमर जो कि हथौड़ा, तो पूछेगा हथौड़े वाली हड्डी कौन है, हैमर है। हैमर का दूसरा नाम क्या है, मेलियस है। इनकस एनविल कहते हैं, इनकस एनविल कहते हैं। स्टिपीज जो कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं, स्टरप कहते हैं, स्टरप। बस हो गया मेरा, ये मेरा कान की हड्डी के बारे में पता चल गया। ये फ्लैट बोन है, चपटी हड्डियाँ जो 8 होती है कपाल में, वो बताए थे। और उसके बाद देखो देखो एक होती है ये आस्टो आस्टोसियन ट्यूब होती है जो कि कान में होती है। कोई ट्यूब एस्टोसियन ट्यूब होती है, जीभ की हड्डियों होती है ना, जीभ की हड्डियाँ एक होती है जिसे हवाइड बोन्स कहते हैं, ये भी याद रखना। अब उसके बाद देखो फ्लैट बोन हो गया, चपटी हड्डियाँ 8 हो गया। इस साला पसीना इतना हो रहा है। देखो पसीलिया, अब पसलिया के बारे में बताएंगे। रिप्स, रिप्स कितना होती है, 25 होती है। रिप्स कितने लोग बोलेंगे, रिप्स भाई भाई रिप्स तो 25 नहीं होती भाई, रिप्स तो 24 होती है भाई, रिप्स 25 नहीं होती भाई, 24 तो भाई 25 होती है। आइए अच्छे समझाते हैं। देखो क्या बोलते हैं रिप्स, रिप्स जिसको बोलते हैं पसलियाँ, ठीक है। रिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पसलियाँ। रिप्स बोलते हैं जिसको पसलियाँ, पसलियाँ क्या होती है 24। देखो इसको तो फिगर ड्रा करके ही बनाते हैं भाई, फिगर तो बनाने देखो। यही मान लो है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा होता ना है, ये मेरे रीढ़ की है, ये जो होता है ये पसलियाँ होती हैं, ठीक है। ये हाँ आप सही है, आप सही है, ये पसलियाँ होती हैं, ठीक है ना। देखो पसलियाँ होती हैं 12, देखो 12 इधर होती हैं, 12 इधर होती हैं, ठीक है। 12 इधर होती है, 12 इधर होती है। इसी से जुड़ी रहती है एक ये हड्डी जिसे बोलते हैं क्लेविकल बोन, जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, यहाँ से जुड़ी होती है। तो 12 इधर हो गया, अब 12 इधर हो गया, तो कितनी हो गई, 24 हो गई। लेकिन भाई एक किधर है, इस एक किधर है, देखो एक ये जो खाचे ना हम, ये जो बीच वाली हड्डी है जिससे जुड़ी रहती है, जिससे जुड़ी रहती है, तो इसे बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम। तो 12 12 24, एक ही में इससे जो जुड़ी रहती है क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो क्या हो गया, स्टर्नम। तो 12 12 24 एक 25, तो पूरी पसलियम कितनी हड्डियाँ होगी, 25। और लेकिन जोड़ा पूछेगा तो 12 इधर 12 इधर 24 जोड़ा। देखो तो कुछ तो पसलियाँ ऐसी होंगी, सभी तो एक से नहीं होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि पूरा अच्छे से मजबूत से सटी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो कि अभी आधा लगी होंगी आधा नहीं होगी, कुछ ऐसी होंगी कि जो कि लगी नहीं होंगी बाहर होंगी, तो उनका भी तो कुछ नाम होगा, तो उनका भी क्या है, नाम है। 12 जो पसलियाँ हैं ना, 12 पसलियाँ का अलग अलग क्या है, अलग अलग नाम है। तो आइए 12 पसलियाँ का अलग अलग नाम देखते हैं। कुल मिला के देखो यहीं पे बता देते हैं। एक होता है ट्रू, सत्य पसलियाँ, सत्य पसलियाँ। उसके बाद क्या, जब ट्रू है, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स होगा ही। ट्रू हो गया, फॉल्स क्या हो गया, असत्य पसलियाँ। और उसके बाद होता है तीसरा फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। तैर, फ्लोटिंग मतलब क्या होता है, तैरना, तैरने वाली पसलियाँ, तैरने वाली पसलियाँ। भाई यार नोट्स भी पढ़ें, कितने लोग कहेंगे कि यही बता रहा है, लेकिन हम आप लोग को मोटी मोटा बता देते हैं। 1 से 7 तक में ट्रू 7 होती हैं, 7 सत्य, सत्य मतलब ट्रू होती हैं। फिर 8 9 10 11, 11 नहीं नहीं 8 9 10, 10 जो होती हैं असत्य होती हैं। फिर 11 12, फिर आइए नोट से समझते हैं। देखिए
यहाँ पे देखो एक स्टर्नम, देखो ये हम लोग का होता ना, ये हम लोग का क्या हुआ, पसलिया। ठीक है, पसलियाँ हो गई, 12 इधर होती है, 12 इधर, 24 पसलियाँ होती हैं। जो प्लस पसलियों को इंग्लिश में बोलते हैं रिब्स। चलो कैमरा सही नहीं है इसलिए लिख लिख कर समझा रहे थे। चलो ठीक है। देखो 12 इधर 12 इधर, तो क्या हो गया, 12 12 एक ही इससे जुड़ी होती है। देखो ये स्टर्नम, इसी का नाम स्टर्नम है। तो 12 12 24 से 25 हो गया। देखो फ्लोटिंग रिप्स, तैरने वाली नदी। देखो अब क्या तैरने वाली, देखो फॉल्स क्या होती है, 1 से 7 तक की पसलियाँ, 1 से 7 तक की पसलियाँ पूर्ण रूप से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। जो भी एक से इसे जो पूर्ण रूप से स्टर्नम से जुड़ी रहती है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रू, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रू रिप्स, सत्य पसलियाँ। 1 से 7 तक, सत्य से 7, 1 से 7 तक जो कि पूर्ण रूप से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, उसे क्या कहते हैं, सत्य पसलियाँ कहते हैं। उसके बाद फाल्स 8 9 10, आप लोग को पता थे 8 9 10 आधे तरह से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। जो आधे तरह से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं, फाल्स, मतलब कि फाल्स रिब्स कहते हैं, असत्य पसलियाँ। फ्लोटिंग मतलब तैरना, और जो न कि अच्छे से जुड़ी हो, न कि आधी तरह जुड़ी हो, जो कि लटकी हो। जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पसलियाँ क्या हुई, लटकी हुई हैं। जो यहाँ पे बताया है ना फिगर में, यहाँ पे देखो लटकी हुई है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग, जो कि 11 और 12 नंबर की होती है। तो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12 ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। अब पूछ देगा यहाँ से, देखो प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, और प्रश्न पूछते हैं। देखो एक कान वाला तो फाइनल कर दिए, स्टर्नम के बारे में पूछते हैं। स्टर्नम देखो पूछेगा कि पसलियों की संख्या कितना होता है, 25। अब जोड़े में पूछेगा, जोड़े में पसलियाँ कितनी, तो 12 इधर 24 पसलियाँ होती है। ठीक है, स्टर्नम को लेकर जोड़ेगा तो 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कितनी होती है, 1 से 7 तक में कौन सी आती हैं, ट्रू आती हैं, सत्य पसलियाँ आती हैं। फिर 8 9 10 क्या आती है, फाल्स आती है, फाल्स रिब्स, असत्य पसलियाँ आती है। फिर फ्लोटिंग रिब्स, तैरने वाली कौन सी होती हैं, 11 और 12 तैरने वाली होती है, 11 12। ठीक है, वहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। इन सब के यहाँ इन सब के बारे में, पसलियों के बारे में, कान के बारे में, इधर इसके बारे में। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग कल क्लास करेंगे जिसका नाम है वर्टेब्री, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को कैसे कैसे, सर्वाइकल कैसे होता है, थ्रोसिस कैसे, लंबर कैसे है, प्रथम ग्याक्रस्की का नाम क्या था। उसके बाद उपांगी हड्डियाँ में जो 106 हड्डियाँ आती है ना, फिर इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि 106 हड्डियाँ क्या हो, कौन कौन सी होती हैं, जो बोले थे। देखो इसको समझाने में ज़्यादा, एक्सीय हड्डियाँ, अब देखो एक्सीय हड्डियाँ में कितनी हड्डियाँ होती है, 80 हड्डियाँ होती है। स्टडी आप पूछे ना, स्टडी ऑफ बोन्स किसको कहते हैं, ओस्टियोलॉजी को कहते हैं। ओस्टियोलॉजी के पिता कौन है, फादर ऑफ ओस्टियोलॉजी एंड्रस थे। तो इस तरह हम लोग को याद रखना चाहिए था। हड्डियाँ किससे बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और पूरा इस तरह पूरा एक बार पूरे अच्छे से देख लेना, एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में नहीं आएगा तो भाई देखो मेरा कैमरा नहीं सही है, इसलिए मैं अच्छे से नोट्स लेके एकदम अच्छे से आप लोग को लिख लिख के समझा रहा हूँ, जिससे आप लोग की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, जिससे कि इससे समझने में भी अच्छा आसान पड़ेगा, और जिससे लोग बोलेंगे कि नहीं ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा समझाया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आई वर्टेब्री, रीढ़ की हड्डी कल समझते हैं कहाँ होता है, फिर उपांगी हड्डियाँ शुरू करेंगे यहाँ से लेके, फिर अच्छे से जो नोट्स में जितने भी हैं सब, ग्रीडल जो होती है, मेखलाएँ क्या होता है, सब अच्छे से समझेंगे। तो बस यहाँ तक यही होता है। ये तो गाल ब्लेडर है, इसके बारे में छोड़ोगे नहीं। तो यहाँ तक यही है, बस इसके आगे वीडियो कल बनाते हैं। बाय गाइस, ओके। भी पहला वीडियो है मेरा, अगर कोई भी गलती होगी कोई भी तो क्षमा करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे बताते बताते समझो कि हम कोई एक लड़के हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। जो नोट्स बनाए थे, मेरा रखा हुआ था नोट्स, इसको हम अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से समझ के रिवीजन करके आप लोग को यहाँ पहुँचा रहे हैं कि आप लोग भी इस तरह रिवीजन करिए। आप लोग भी अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग को देखो भाई बस ये आना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न बने कि पसलियाँ कितनी होती हैं, 12 12 होती है। स्टर्नम पसलियाँ किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम को लेकर कितने 25 होती है। सत्य पसलियाँ कितनी
कितनी 107 तक होती है। असत्य पसलियाँ कितनी होती है 8, 9, 10 होती हैं। फ्लोटिंग तैरने वाली पसलियाँ कितनी होती हैं 11, 12, जो कि नीचे स्टर्नम से नहीं सटी होती है। जो पूर्ण रूप से स्टर्नम से सटी होती है उसे ट्रू कहते हैं। जो आधे रूप से स्टर्नम से सटी होती है उसे फॉल्स कहते हैं। जो सटी ही नहीं रहती, लटकी रहती है, उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो यहाँ से ख़त्म। यहाँ पे हम रिब्स पढ़ाएं आप लोग को। लास्ट टॉपिक यही था। देखो हम एक बार अपने से बोल के रिवीजन कर दिए। अब उसके बाद कल से क्लास यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और बाय गाइस, ओके, थैंक यू।